Hello बच्चा लोग, welcome to my YouTube channel again and today we are going to discuss cell theory. ठीक है, तो सेल थ्योरी में आप लोग जानते ही होंगे, आप फेमिलियर होंगे, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। 8 9 10 में तो ऐसे फेमिलियर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे कि 8 क्लास के लिए ये हो सकता है कि न्यू हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी जैसे आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, तो आई थिंक सो कि उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए पहले कि सेल थ्योरी किसने दिया था, पहले वो डिस्कस करते हैं हम लोग। कि सेल थ्योरी जो था वो डिस्कस किया था किसने, सिडन एंड सोन ने। ठीक है, ये दोनों कौन थे, ये दोनों थे साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट बोल लीजिए, बॉटनिस्ट एक थे, बॉटनिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी किसमें दिया था, इन्होंने सेल थ्योरी, दोनों ने सोच लीजिए, दोनों ने सेल थ्योरी अलग अलग टाइम में दिया था। ठीक है, सिमिलर टाइम में दोनों ने सेल थ्योरी नहीं दिया था, लेकिन सेम दिया था। लेकिन जैसे कि अब डिफरेंसेस क्या है दोनों में, सिडन एंड सॉन में क्या डिफरेंसेस है वो जानना है। सिडन जो थे वो थे बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट आप लोगों को पता है कि बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो कि प्लांट का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या थे कि प्लांट का स्टडी किए और प्लांट के सेल का स्टडी किए थे। और उन्होंने कब सेल थ्योरी दिया था, 1838 में, इन प्लांट। ठीक है, सेल थ्योरी जो दिया था उन्होंने किसके लिए दिया था, प्लांट्स के लिए दिया था। उसके स्वान ने सेम तरीके का एक सेल थ्योरी दिया, जैसे सीडन ने दिया था वैसे ही स्वान ने, जो जियोलॉजिस्ट थे। जोलॉजिस्ट का मतलब समझते हो ना, जोलॉजिस्ट का मतलब वो होता है जो एनिमल सेल का स्टडी करते हैं, जोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी कब दिया था, 1839 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों ने मिल करके एक ही तरीके का सेल थ्योरी दिया, जो कि सिमिलर था, और दोनों ने कंबाइन करके एक पर्टिकुलर सेल थ्योरी जो बनाया था, जिसको आज आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और एक और थे महापुरुष जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि उनका नाम था रुडोल्फ वर्चाव, जो बाद में आए थे, इन लोगों के जस्ट बाद में आए थे। और इन्होंने बस सेल थ्योरी को में एक चीज ऐड ऑन किया था, बस इम्प्रोवाइज किया था। ठीक है, जो कि इनको लगता था, और वो अभी भी मतलब बोलते हैं कि हाँ सही है। ठीक है, तो आज चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं कि सिडन एंड स्वॉन ने जो सेल थ्योरी दिया था वो क्या दिया था, पहले वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट सेल थ्योरीज हैं जो कि सिडन एंड स्वॉन ने डिस्कस किया था। कि पहला उन्होंने क्या दिया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ठीक है, तो सेल से बने हुए हैं, सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं, तो दैट्स वाई सेल बोलते हैं ना कि सेल स्ट्रक्चर यूनिट क्या क्यों कहलाता है या फंडामेंटल यूनिट क्यों कहलाता है। तो मैंने समझाया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, इसी के कारण। ठीक है, या तो वो सेल से बने हुए रहते हैं या तो सेलुलर प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं। ये था पहला सेल थ्योरी उनका। ठीक है, दूसरा क्या था कि सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइज फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मतलब साइट, यहाँ पे साइज हो गया है, यह साइट होगा। ठीक है, साइट फॉर इज द साइट फॉर ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, आपको मैंने समझाया था ना फंक्शनल यूनिट क्यों होता है। फंक्शनल यूनिट इसीलिए होता है क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल में, किसमें होते हैं, सेल्स के अंदर ही होता है ना। सेल में क्या, सेल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, सेल के अंदर ही होते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना, ये वाला पहला पहला जो सेंटेंस है, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, स्ट्रक्चरल यूनिट। ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और ये सेकेंड वाला जो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ये क्या कह रहा है कि सेल फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो आपको समझ में आ गया, सिडन एंड सॉन ने यही प्रूव किया था, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि लाइफ ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। मैंने आपको समझाया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म अपना जो लाइफ स्पेन शुरू करते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह ही शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा भी जो स्टार्टअप हुआ था, हमारा भी जो जन्म होना शुरू हुआ, तो किससे कैसे हुआ था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट होता है ना, और उसके वजह से एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बना था, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। तो वो क्या था, सिंगल सेल ही स्ट्रक्चर ही था ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट
कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना जो लाइफ शुरू करते हैं वो कैसे शुरू करते हैं, सिंगल सेल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ते हैं, लेकिन सिंगल सेल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक फुल स्टॉप है। लेकिन वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस एक्सेप्शन होते हैं। ये सेल थ्योरी के अंदर इनको कंक्लूड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वायरसेस को सेल कंसिडर नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेल। अच्छा, क्यों नहीं किया जा सकता, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस में ना तो राइबोसोम्स होते हैं, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही कोई भी तरीके का सेल ऑर्गेनल होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था ना बच्चों, कि ये समझाया था कि कितना भी मतलब कि सेल है, ठीक है, अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या था, प्रोटोप्लाज्म का मतलब था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस सेल ऑर्गेनल्स। ये तीनों अगर प्रेजेंट नहीं है तो सेल कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग थिंग, मतलब नॉन लिविंग सेल। इसीलिए क्या कहा जाता है कि सेलुलर प्रोसेस ये कुछ दिखाता ही नहीं है। वायरसेस क्या है, वायरसेस है इंटरमीडिएट, किसके किसके बीच में, लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल। ना तो वो अच्छे से लिविंग है, ना तो वो अच्छे से नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर वो जैसे कि हमारे टेबल पे यहीं पे अगर कोई वायरस है, ठीक है, मान लीजिए, भगवान ना करो हो, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वायरस है तो यहाँ पे वो क्या है, नॉन लिविंग स्टेट में है। बट जैसे ही ये वायरस यहाँ से ट्रांसफर होकर के मेरे हाथ के थ्रू मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या मेरे माउथ के थ्रू मेरे अंदर जाएगा, या मेरे बॉडी के अंदर एंटर करता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो उससे क्या होगा कि वो लिविंग स्टेट में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तब तक अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है जब तक वो लिविंग होस्ट के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो कि वायरसेस हैव नो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनल्स। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर सेलुलर होस्ट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब क्या कि सारे के सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, एनर्जी प्रोडक्शन हो या प्रोटीन सिंथेसिस हो, वो सारे के सारे प्रोसेस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, होस्ट के ऊपर, होस्ट सेल्स के ऊपर, जैसे कि हमारे ऊपर, ठीक है, या कोई भी एनिमल के ऊपर, मतलब जो कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से है। ठीक है, तो इसीलिए इस वायरसेस को कंसिडर नहीं किया जा सकता एज अ सेल, क्योंकि सेल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। ठीक है, बट ये इसमें कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज सेल्स। ठीक है, इसीलिए उसको क्या किया गया है, वायरसेस को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, एज एन एक्सेप्शन रख लिया गया है, किसके लिए, सेल थ्योरी के लिए। क्लियर है। अब देखिए, अब है क्या कि ये तीनों तो दिया गया था किनके द्वारा, सेकंड एंड स्वान के द्वारा, कि इनका सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया था। लेकिन सेल थ्योरी और बहुत सारे सेल थ्योरीज में भी है, अभी एड ऑन हुए हैं मॉडर्न सेल थ्योरीज में, बट हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि ये तीन ही इंपॉर्टेंट ज्यादातर आते हैं। उसके बाद क्या है, एक और इंपॉर्टेंट है जो कि ऐड किया गया था किसके द्वारा, रिडोल्फ बर्चाव के द्वारा। एक चीज ऐड ऑन की गई थी 1855 में, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट, अब बॉटनिस्ट क्या होंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बॉटनिस्ट कौन होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं हमारे जो कि प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज बॉटनिस्ट। वेरी गुड, बॉटनिस्ट होते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं वो कैसे अराइज करते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले से सेल्स प्रेजेंट हैं उसी से नए सेल का ओरिजिनेशन होगा। जो पहले से सेल्स प्रेजेंट है उसी से नए सेल का ओरिजिनेशन होगा। दैट्स व्हाई ही सेड दैट द ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं दुनिया में, जितने भी सेल्स आएंगे सारे के सारे किससे ओरिजिनेट होंगे, एक प्री मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट है उससे, मतलब पेरेंटल सेल। ठीक है, पेरेंट्स, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं,
ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स से ही ना हमारा ओरिजिनेशन हुआ है, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने उसको सिंप्लीफाई करके भी बता दिया आप लोगों को। इन अदर वर्ड्स, ओल्ड सेल्स इन द बॉडी आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। आपको पता है कि हमारे जो डेड सेल्स एंड डेड सेल्स, आपको पता होंगे, प्रचार देखता होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारा मतलब क्रीम का प्रचार देता रहता है कि डेड सेल रिमूव, डेड सेल रिमूव, डेड सेल। तो वो क्या है, डेड सेल्स जो मतलब हमारे जो सेल्स है वो हमेशा मतलब क्या रेगुलरली उनका एक लाइफ स्पेन होता है। जैसे कि हमारा लाइफ स्पेन होता है ना, उस तरह हमारे सेल्स का भी लाइफ स्पेन होता है। जैसे आरबीसी का आप लोगों ने पढ़ा होगा, 100 से लेकर के 120 डेज। आरबीसी का क्या होता है, आरबीसी का 100 टू 120 डेज तक होता है लाइफ स्पैन। ठीक है, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो ये जैसे कि 100 से 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये वोर्न आउट हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, या वो फिर से कहाँ चला जाता है, हमारे लीवर में या हमारे स्प्लीन में चला जाता है, और फिर से उसको क्या किया जाता है, सेल बनाया जाता है उसका, हीमोग्लोबिन यूज करके या उसका प्रोटीन यूज करके फिर से दूसरा सेल बनाया जाता है। तो वो कहाँ से आता है, वो जो न्यू सेल कैसे बनता है, वही ओल्ड सेल, जो ये मरेंगे तो दूसरे सेल्स उसी से ओरिजिनेट करके आ सकते हैं। ठीक है, या आपको मैं एक डायग्राम से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के बारे में आप जानते ही हो, अमीबा से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये पहले समझ लीजिए कि वो डिवाइड करते हैं कैसे, डिवीजन ऑफ, देखिए यहाँ पे पहले पढ़ लीजिए कि इन द बॉडी आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल। है ना, एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी की वजह से एक नया सेल बनता है। तो इसीलिए रुडोल्फ वर्चाउ ने इसको एड ऑन किया था, इस स्टेटमेंट को, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो पहले से जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसी से बनते हैं। ठीक है, जो न्यू सेल्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, वो कहां से आएंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को क्या करना, डिस्कस करना है कि वायरसेस कितने तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वायरसेस जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं। वायरसेस के बारे में हम लोग एक स्पेसिफिक क्लास करेंगे इसके बाद ही। ठीक है, तो देख लीजिए पहले वायरसेस कितने तरीके के होते हैं। वायरसेस होते हैं 3 तरीके के। ठीक है, मतलब बेसिकली 3 तरीके के, ऑन द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल अगर हम वायरसेस को क्लासिफाई करें तो 3 तरीके, रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस क्या है, रेट्रोवायरस है आरएनए कंटेनिंग वायरस, ऐसा वायरसेस जो अपने जेनेटिक मटेरियल कैसा यूज करता है, आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करे, उसको हम लोग कहते हैं रेट्रोवायरस। दूसरा होता है ल्यूकोवायरस। ल्यूकोवायरस का मतलब क्या होता है, ऐसा वायरस जो कि आरएनए एज वेल एज डीएनए दोनों को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज करे। ठीक है, और तीसरा होता है एक डीएनए वायरसेस। डीएनए वायरसेस का नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि डीएनए कंटेनिंग वायरस, मतलब डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल अगर अपना मतलब कि यूज करता है ना, तो उस तरीके के वायरसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए वायरसेस। तो यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इन द सेल चैप्टर। ठीक है, तो 11th का सिलेबस में अच्छे से कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर कोई भी तरीके के एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें और उसके बाद मेरी मदद करें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।